तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज नारी शक्ति के साथ संवाद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और आज बड़ी सौगात महिला शक्ति को देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमो ड्रोन दीदियों का कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। लखपति दीदियों को भी सम्मानित करने वाले हैं आज पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर स्वाधी आबादी को टारगेट करने जा रहे हैं, जिसका रुख जिधर हुआ सत्ता का रुख भी उधर ही चला गया। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और बड़ी जीत बीजेपी को मिली, आज उसी नारी शक्ति को प्रधानमंत्री सलाम करेंगे। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में की थी। 5 साल में 1 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देने का टारगेट है। इसके तहत फसलों की निगरानी, कीटनाशक, उर्वरक का छिड़काव और बुवाई जैसे कामों में मदद के लिए महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, रखरखाव और डेटा विश्लेषण की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपेंगे। इस दौरान नमो ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन भी करेंगी। देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से भी नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने की विजन के तहत प्रधानमंत्री लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। SHG यानी स्वयं सहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण और करीब 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि में भी वितरित करेंगे। तो पीएम मोदी महिलाओं को सौगात तो देंगे ही, साथ ही देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन साथ ही शिलान्यास करेंगे। इनकी लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे। देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली NCR को द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस रहा है वो इंफ्रा डेवलपमेंट पर ज्यादा रहा है। खासतौर से नेशनल हाईवे के काम को लेकर रिकॉर्ड स्पीड से काम हुआ और जब चुनाव सिर पर है तो ऐसे में उद्घाटन का सिलसिला भी चल रहा है। आज 1-2 नहीं बल्कि 112 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज जिन सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं उनमें से एक है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली NCR के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वाली जाम की दिक्कत से बहुत राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे गुरुग्राम में होंगे। 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा वाले हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जो देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस है और उसका ये सेक्शन 4100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री आज 1 लाख करोड़ रुपए के 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। दिल्ली में नांगलोई नजफगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका तक 9.6 किलोमीटर लंबी 6 लेन शहरी विस्तार रोड 2। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 खंड। आंध्र में NH16 के आनंदपुरम पेंडुरथी अनक्कापल्ली खंड। हिमाचल प्रदेश में NH21 के कीरतपुर से नेर चौक खंड और कर्नाटक में डोबास्पेट हेसकोटे खंड का उद्घाटन करेंगे। एक तरफ सौगातों की बौछार है तो दूसरी ओर टिकट को लेकर मंथन। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी संभव है और इसी को लेकर सियासी दलों ने अब टिकट फाइनल करने का काम जारी है। आज शाम 6 बजे बीजेपी की CEC की बैठक होगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। 150 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। CEC की मुहर के बाद लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। आज शाम कांग्रेस भी CEC की बैठक करेगी और दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस में भी मंथन होगा। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था, जबकि कांग्रेस ने 39। अब बारी है दूसरी लिस्ट फाइनल करने की और जल्द से जल्द उसे जारी करने की। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर सकती है। शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की CEC यानी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मंथन के बाद 150 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने की संभावना है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा पेच बिहार और महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा है।
दोनों राज्यों में सहयोगी दलों की डिमांड के कारण अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसमें अपनी न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम की कई सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के माहौल से भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर इधर उधर जो है मौका तलाश रहे हैं। अभी शॉर्ट लिस्ट कोई नहीं किए जा रहे हैं। शॉर्ट लिस्ट जो है ओवरऑल जनरल होते हैं, उसकी एक नोट बना दी जाती है और मैं समझ रहा हूँ कि फाइनल नहीं होगा, हो सकता है फ्यू सीट्स पर फाइनल होगा, बाकी 2-3 दिन और प्रक्रिया आगे चलेगी। कांग्रेस और आप हरियाणा, पंजाब और गुजरात में एक साथ हैं, लेकिन वहीं हमने देखा किस तरीके से पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उसी को लेकर अब रैली की शुरुआत होने वाली। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में साथ लेकिन पंजाब में कांग्रेस से दूरी मेंटेन करने वाले केजरीवाल आज से वहां चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे मोहाली से चुनावी बिगुल फूकेंगे। साथ में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। संभावना है कि इस दौरान कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में तो बात बन गई, लेकिन पंजाब में सहमति नहीं बन पाई। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आप और कांग्रेस सभी 13 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इधर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर कोशिशें जारी है। दोनों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तब तक बीजेपी सभी 13 सीटों पर तैयारी कर रही है। बड़ा पंजाब के भविष्य का मसला है और पंजाब एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे पंजाब के अंदर लोगों ने एक छोटी सी गलती की और उसका खामियाजा 5 साल भुगत रहे हैं। हमारी कोशिश हो कि ये ज़्यादा देर तक ऐसा ना हो पाए, पंजाब को वापस रास्ते पे लेके आया जा सके, उसके लिए हम सब हर संभव प्रयास करें। और इन सब के बीच एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी राज्यों के ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। तो चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इससे पहले चुनाव आयोग की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली में 11 बजे ये बैठक होगी। तो आज चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है और उसी से पहले हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन रह गया हो चुनाव से पहले। तो भर्ती करो और जो कहो वो करेंगे। का काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर। ये इनकी पुरानी आदत है। 2 चुनाव हारे तब भी किया, विधानसभा के चुनाव हारे तब भी किया, जब जीतते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूँ कि वो पूरे देश को ये बात बताएं कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया। ऐसा उनको क्या कह दिया गया, ऐसा क्या गलत काम करने को कह दिया गया लोकसभा इलेक्शन में कि उनका अपना आदमी तक वो काम कर नहीं पाया, उसने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। बड़ी खबर महुआ मोइत्रा को लेकर भी आ रही है। महुआ मोइत्रा का सामना आज ईडी से होना है क्योंकि ईडी ने आज के लिए समन भेजा है और फेमा उल्लंघन मामले में ये पूछताछ महुआ मोइत्रा से होनी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। आज महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना है। फेमा उल्लंघन केस में ये पूछताछ होनी है और ईडी ने आज के लिए समन दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपने निष्कासन को लेकर एक याचिका दायर की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऐसे कई फैसले हैं जिसको लेकर आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। सुबह 11:30 बजे के करीब कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 12:30 बजे के करीब शरद पवार की याचिका पर हियरिंग होगी, जिसमें उन्होंने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता और चुनाव चिन्ह घड़ी देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। दोपहर 2 बजे के करीब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे पहले सुनवाई के लिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिस पर सुबह 10:30 बजे हियरिंग होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई की याचिका के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एडीआर और सीपीआईएम की याचिकाओं को भी सुनेगा, जिनकी दलील है कि तय समय सीमा में इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा न देकर एसबीआई ने कोर्ट की अवमानना की है। अवमानना का केस चलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब चंद ही रोज बाकी हैं। ऐसे में सीट बंटवारे की खींचतान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। ऐसे में 400 प्लस जीत का नारा दे रहे एनडीए के लिए कहीं गठबंधन बनाए रखना ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान की नाराजगी ने सीट समीकरण में उलझे एनडीए की टेंशन और भी बढ़ा दी है। चिराग पासवान, जिन्हें सियासत विरासत में मिली है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक बार फिर अलग थलग दिख रहे हैं। इसकी वजह हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने या यूं कहिए कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रैली पर रैली किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों से पहले ही उनकी चुनावी रैलियां शुरू हो गई। वो जहां भी जा रहे हैं बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे, इस पर वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्पण आप लोगों के लिए। ये महज बयान भर नहीं है, बल्कि वैशाली की धरती से निकला वो संकेत है जो बिहार में एनडीए में शामिल हर एक दल के माथे पर शिकन लाने वाला है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो और चाहे बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। यूं तो पहले ही इस बात के आसार थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं है। वैशाली के साहिबगंज में हुई रैली के बाद ये बात और ज्यादा पुख्ता हो गई है। वैसे तो चिराग पासवान ने किसी का नाम नहीं लिया, न ही ये जाहिर किया कि उनकी नाराजगी किससे है और किस बात को लेकर है, लेकिन रैली के जरिए चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन उनकी पार्टी साफ कह चुकी है कि वो 2019 के फॉर्मूले के तहत 6 लोकसभा सीटें चाहते हैं और हाजीपुर की सीट हर हाल में उन्हें ही मिलनी चाहिए। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 7 मार्च को चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात में क्या बात हुई इसका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया। चिराग पासवान बिहार में हुई पीएम मोदी की रैली में भी शामिल नहीं हुए। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला, तभी से चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एनडीए में जेडीयू की एंट्री का सीधा असर सीट बंटवारे पर पड़ा है। जेडीयू के आने से बीजेपी की सीटों की संख्या भले ही कम ना हो, लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्टमेंट में कम सीटें मिलने के आसार ज्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बीजेपी 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू को 12 से 14 सीट दी जा सकती है। एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर सिर्फ 4 सीट मिलेगी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव जीता था। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगी। वहीं अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए में शामिल होती है तो उसे भी 1 सीट एडजस्ट की जा सकती है। गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सहनी का दिल्ली दौरा बढ़ गया है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ यूपीए है, इंडिया गठबंधन है, तो जहां से ठोस मजबूत हमारे एजेंडा को अडॉप्ट करेंगे कि हम आपके एजेंडा को अडॉप्ट करते हैं और आपके एजेंडा को लेकर हम लड़ेंगे और आपको आरक्षण देंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे अलायंस का पार्टनर मैं होने का कोशिश करूंगा। मतलब साफ है, चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि एनडीए में उन्हें अब ज्यादा हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। नतीजा अब वो दबाव की राजनीति के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि वैशाली में चिराग पासवान की रैली का मकसद सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का था, जिससे अपनी पार्टी को ज्यादा सीट देने के लिए एनडीए नेताओं को मनाया जा सके, खासकर हाजीपुर सीट पर दावा और ज्यादा मजबूत किया जा सके। उधर बीजेपी भी कह रही है कि बिहार में एनडीए के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। वो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे साथ है और हम सब लोगों ने वो निर्णय ले लिया है और कहीं भी ये एनडीए इंटैक्ट है, इंडी गठबंधन
आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते सभी टूट के बिखर जाएंगे। कोई बंगाल की खाड़ी में समाएगा और कोई नेपाल की तराई में घुस जाएगा। हालांकि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक चिराग पासवान की रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की राह पर है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान अकेले दम पर भले ही कोई कमाल ना दिखा सके, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत कई ज्यादा है। ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता भी। शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बगावत के रास्ते ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। और चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में भी घमासान जारी है। मुंबई की एक सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तलवारें खिंच गई हैं। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया। नतीजा, सीट बंटवारे पर पर्दे के पीछे वाली लड़ाई अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से अन पहले शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के विधायक रविंद्र वायकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। रविंद्र वायकर का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र को उद्धव ठाकरे का काफी करीबी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी अपने नेता का साथ छोड़ दिया। वायकर के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जोगेश्वरी इलाके में रविंद्र वायकर के बैनर पोस्टर फाड़े गए और बोर्ड पर कालिख भी पोती गई है। खरं म्हणजे मी गेली 50 वर्ष शिवसेनेमध्ये काम केले। 1974 ची पहिली जोगेश्वरीतील दंगल आणि त्यावेळेपासून बाळासाहेबांच्या बरोबर जे पडेल ते काम शिवसेनेचं। वायकर जोगेश्वरी पूर्व से शिवसेना उद्धव गुट के विधायक हैं। उनके इलाके में उद्धव ठाकरे के दौरे के एक दिन बाद ही पाला बदल लिया है। वायकर लग्जरी होटल निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। उनसे ईडी की टीम पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर वायकर और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यानी उद्धव गुट के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी पार्टी पर हमलावर है। क्या है ताजा विवाद, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस विवाद की वानगी देखिए। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और एनडीए की महायुति हो या फिर इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी, कमोबेश हर एक सीट पर दोनों गठबंधन के सहयोगी आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में सीट वाले सियासी संग्राम में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हॉट स्पॉट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर न सिर्फ एनडीए सहयोगियों के बीच ठनी हुई है, बल्कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना के बीच भी घमासान जारी है। शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी जाने। दरअसल सीट शेयरिंग समझौता से पहले ही मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया, जिस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का पारा चढ़ गया है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट पर जमकर बरसे। संजय निरुपम के बयान देने पर पार्टी से कड़ी चेतावनी दी गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि विवादित बयान देकर निरुपम ने पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा की है। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में सीट तालमेल को लेकर खींचतान जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें से 4 लोकसभा सीट मुंबई की है। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई सेंट्रल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है। सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी।
यहाँ एक पेज प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष का भी है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने से अब इन दलों का भी पारा चढ़ने लगा है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। अब देखिए कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। शिवसेना को 23 सीट मिलेगी। फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए को सीट देगी, लेकिन कितनी सीट देगी अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस को 15 लोकसभा सीट मिलेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 10 लोकसभा सीट मिलेंगी। यहाँ भी एक पेच है। शरद पवार की पार्टी को 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को देना होगा, लेकिन कांग्रेस अपने लिए 18 लोकसभा सीट चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की राह हर बदलते दिन के साथ कठिन होती जा रही है। हालांकि एमवीए नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है, ये लोगों के मन में ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की जिस सीट पर इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ी है, उसी सीट को लेकर एनडीए में खींचतान बनी हुई है। एनडीए की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। उसका दावा है कि 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिवसेना ने जीती थी, लिहाजा इस चुनाव में भी ये सीट उसे ही मिलनी चाहिए। याच्या संदर्भात सर्व निर्णय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब घेतील आणि त्याच्या संदर्भातली घोषणा करतील। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सीट शेयरिंग के 32 बीजेपी, 12 शिवसेना और 4 सीट एनसीपी अजीत गुट को मिलने वाले फॉर्मूले को भी खारिज कर दिया है। नाही, असं काही नाही आहे। याच्या संदर्भात बाकी शिवसेनेतर्फे खुलासा झालेला आहे। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर अभी कुछ भी तय नहीं है। एनडीए हो या इंडिया, हर जगह मामला उलझा हुआ है।